हेलो स्टूडेंट, मैं सुनीता यादव एस के यादव क्लासेस से। इस वीडियो के अंदर आपको मैं चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध करवा रही हूँ। जैसे कि जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर भारत में चाइना संबंध करवाए थे, भारत की विदेश नीति करवाई थी। अभी जो इस वीडियो के अंदर करवाऊंगी वो है भारत और पाकिस्तान के संबंध। जैसा कि हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान की हमेशा तनातनी रहती है। इसके पीछे कौन से कारण है जो हमेशा इतना टकराव बना रहता है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज़ाद होने से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। जो आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और भारत, तीनों एक देश थे। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत का विभाजन हो गया और भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गए। पाकिस्तान को दो हिस्से मिले, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जबकि बीच का जो हिस्सा था वो भारत के पास था। भारत 15 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मनाता है, पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मनाता है। इसके पीछे करीब 73 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका टकराव आज भी कम नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे जो मुख्य कारण माने जाते हैं वो है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस दौरान जो सरकारी संपत्ति थी उसको जो विस्थापित किया गया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, उसमें दिक्कत आई, उसको लेके टकराव है। दूसरा, नदियों को लेके टकराव। नदियों का जो पानी है, जैसे कि नॉर्दर्न की जो नदियां हैं, खासकर इंडस रिवर, 4-5 नदियों का जो फ्लो है वो पाकिस्तान की तरफ है, उसको लेके भी विवाद है दोनों देशों के बीच। जो इंडस रिवर है उसको लेके काफ़ी विवाद था, क्योंकि जो इसका फ्लो एरिया है 60% पाकिस्तान के अंदर है, 40% इंडिया के अंदर। और बाद में 1960 के अंदर दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें 60% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 40% इंडिया यूज करेगा। इसी बात पर सहमति बनी। इसके अलावा जो टकराव का मुद्दा है वो है रियासतों का विलय। जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके अंदर 565 रियासतें थी, और विभाजन का जो मेन मुद्दा था वो था धर्म को लेकर। जो मुस्लिम, जिस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे वो पाकिस्तान को मिलेंगे, जो हिंदू बाहुल क्षेत्र थे वो हिंदुस्तान को मिलेंगे। बट कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो पाकिस्तान को मिलना मुश्किल था। पाकिस्तान को दो टुकड़ों में दिया गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो आधुनिक बंगाल, जो बांग्लादेश है। लेकिन उसके अलावा 3 रियासतें ऐसी थी जो कि एक टकराव का मुद्दा था, जिसमें जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। जूनागढ़ का जो शासक था वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, इसलिए मुश्किल था। कश्मीर का शासक भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था और पॉपुलेशन यहाँ की हिंदू ज़्यादा थी, लेकिन कश्मीर भारत के मध्य में होने की वजह से, कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी और शासक हिंदू था, वो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था, जबकि पॉपुलेशन पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। ऐसे ही हैदराबाद जो भारत के मध्य में था, जो हैदराबाद का शासक था वो मुस्लिम था और पॉपुलेशन हिंदू थी, लेकिन हैदराबाद को पाकिस्तान में विलय नहीं कर सकते थे क्योंकि भारत के बीच में पड़ रहा था। अगर हैदराबाद को भारत पाकिस्तान को देता तो भारत की अखंडता को कहीं ना कहीं खतरा था। इसलिए इन तीनों रियासतों को लेके काफ़ी समस्याएं आई। इसके अलावा जो टकराव का मुद्दा है वो है सीमा निर्धारण। दोनों देशों के बीच जो सीमा निर्धारण विभाजन के समय हुआ वो रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, और दोनों देशों को उन्हीं सीमा निर्धारण पर सहमति दी गई। लेकिन कुछ क्षेत्र फिर भी ऐसा था जहाँ पर टकराव निश्चित था, यहाँ पर समस्याएं आई। कश्मीर समस्या। कश्मीर, जैसे कि मैंने बताया, भारत के नॉर्थ के अंदर है, और ये समस्या करीब अब तक चली आ रही है। भारत के अंदर जो कश्मीर का शासक था वो हिंदू था, पॉपुलेशन मुस्लिम थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तानी कबीलाइयों ने इस पर आक्रमण कर दिया, और कश्मीर का जो शासक था हरी सिंह, उसने भारत से सहायता मांगी और भारतीय सेना ने इसकी मदद की। ये उपरोक्त मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेके आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच कटुता बनी हुई है। इसी दौरान कई युद्ध भी हुए, जैसे कि 1947-8 में, 65 के अंदर,
1971 के अंदर जब बांग्लादेश बना, 99 के अंदर 1999 के अंदर कारगिल लड़ाई। और जो इन दोनों देशों के बीच इन लड़ाइयों के अलावा जो अहम मुद्दा है वो है आतंकवाद। पाकिस्तान समय समय पर भारत में आतंकवादी भेजता है, जो भारतीयता को ख़त्म करते हैं, भारतीय संपत्ति को नष्ट पहुँचाते हैं, लोगों को मारते हैं और एक तरह से भारत की जो एकता है उसमें कहीं ना कहीं बाधा है। अगला जो पॉइंट आता है वो है कश्मीर विलय। कश्मीर को भारत के अंदर कैसे मिलाया गया। 1947 के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ, अभी मैंने बताया जैसे कि कश्मीर भारत के अंदर मिलना नहीं चाहता था और ना ही पाकिस्तान के अंदर। वहाँ का जो शासक था, हिंदू शासक राजा हरी सिंह, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। लेकिन 47 के अंदर पाकिस्तान में जो कबीलाई लोग थे उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और मजबूर होकर राजा हरी सिंह उनका सामना नहीं कर पाया और भारत से सहायता मांगनी पड़ी। और साथ ही भारतीय सेना ने सहायता की और उन कबीलाइयों को जो भारत के अंदर जो कश्मीर के अंदर घुस गए थे उनको खदेड़ा और हरी सिंह ने भारत में विलय की बात कही। उसी के साथ सरदार पटेल ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे और भारतीय सेना ने सुरक्षा का वादा किया। लेकिन इसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया, जिसको धारा 370 कहते हैं, जो 5 अगस्त 1919 को हटा दी गई और कश्मीर एक अभिन्न अंग बन गया भारत का। उस समय कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर रह गया है, जिसके अंदर आज भी पाकिस्तान का कंट्रोल है, जिसको पीओके बोला जाता है। आधुनिक बलूचिस्तान क्षेत्र है वो कश्मीर का ही हिस्सा है। 1965 के अंदर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की हार हो गई। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच समझौता हुआ संयुक्त राष्ट्र जो सोवियत संघ की मध्यस्थता की वजह से, और ताशकंद के अंदर दोनों देशों का समझौता हुआ था। दोनों लीडर्स, भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान गए थे। लेकिन उस समय एक दुखद घटना हुई, भारतीय जो प्रधानमंत्री थे उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई और मृत्यु का क्या कारण था वो आज तक पता नहीं चल पाया। ऐसे ही 1971 के अंदर पाकिस्तान और भारत का फिर युद्ध हुआ। 1970 में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए थे। उस दौरान जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके अंदर अवामी लीग को बढ़त मिली थी और पश्चिमी जो पाकिस्तान था उसके अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो। लेकिन इसका जो अवामी लीग का लीडर था मुजीबुर रहमान, उसको राष्ट्रपति पद नहीं दिया गया, जिसका वहाँ की जनता ने विरोध किया और उस विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने लोगों के साथ काफ़ी अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिससे कि पाकिस्तानी जो लोग थे, बांग्लादेशी लोग थे, वो भारत के अंदर आ गए। करीब 80,000 शरणार्थी भारत के अंदर घुस गए थे कहते हैं, और मजबूरीवश भारतीय सेना को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। पाकिस्तानी सेना की हार हुई। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और दोनों देशों के बीच फिर 1972 के अंदर 3 जुलाई 1972 में समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उसमें शामिल हुई और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि बेनजीर भुट्टो के फादर थे। दोनों देशों के बीच कई चीज़ों पर समझौता हुआ और दोनों की सहमति पत्र पर साइन किए। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपने वादे हैं उन पर अटल नहीं रहता। मार्च 1993 के अंदर मुंबई के अंदर विस्फोट करवाए गए, पाकिस्तान का हाथ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। 20 फरवरी 1990 के अंदर लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिससे कि भारत में बस सेवा शुरू की गई भारत से पाकिस्तान के बीच। और उसके बाद ही 99 में ही कारगिल संकट हो गया। कारगिल क्षेत्र पर जम्मू कश्मीर के अंदर है, लद्दाख में, वहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने अपना कंट्रोल कर लिया था और भारतीय सेना ने उनको वहाँ से निकाला। पाकिस्तान की उसमें भी हार हुई और उस चीज़ को लेके उस समय पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल से निलंबित कर दिया गया था 1990।
कारगिल क्षेत्र पे हस्तक्षेप की वजह से, जो कि अफ्रीका में डरबन में आयोजित थी। उसके बाद कुछ माहौल ठंडा हुआ और 16 जुलाई 2001 को परवेज मुशर्रफ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 1919 के अंदर ही तख्ता पलट हो गया था और सेना के हाथ में पाकिस्तान का कंट्रोल आ गया था, राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ बने और वो भारत में 2001 में आए, जिसे आगरा शिखर वार्ता कहते हैं। 13 दिसंबर 2001 को फिर आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कर दिया और इसमें भी पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ बताया गया। आतंकवादी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा 20 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों संगठन पाकिस्तान के अंदर है, इन दोनों की संपत्ति जब्त कर ली गई और इनको दोनों को आतंकवादी संगठन करार दे दिया गया, उनकी सूची में उनका नाम डाल दिया गया। 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी पाकिस्तान यात्रा पर गए और दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जो सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन फिर भी कई चीज़ों पर सहमति बनी और उसके बाद फिर जो है बस यात्रा शुरू हुई। अप्रैल 2005 में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत आए और दोनों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा शुरू की गई। थोड़ा माहौल शांत था, ऐसा लग रहा था कि शायद शांति कायम रही, लेकिन नवंबर 2008 में मुंबई में जो बड़े होटल हैं, ताज होटल और ओबराय होटल, दोनों पर पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने हमला कर दिया और जिसमें 180 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये मुंबई शहर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस समय भारत ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया और जो आतंकवादी थे वो भारत सौंपने की मांग की। 26 मई 2014 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो 2014 में इलेक्शन हुए, भाजपा गवर्नमेंट बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ समारोह में उसको बुलाया गया। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान गए, उसके बावजूद 2 जनवरी 2016 के अंदर आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला कर दिया और 2016 में ही आर्मी बेस पर हमला कर दिया पूरी। इन दोनों हमलों से भारतीय सेना को काफ़ी नुकसान हुआ और जिसका खामियाजा 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जो आतंकवादी ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर, उनको नष्ट किया गया। एक तरह से पाकिस्तानी जो ठिकाने थे आतंकवादियों के, उनकी स्ट्राइक की गई। 1947 से आज तक बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन दोनों देशों में फिर भी सुधार नहीं हुआ। ये तनातनी हमेशा बनी रहती है। इसके आगे हम उम्मीद करते हैं कि शायद भारत पाकिस्तान के संबंध कभी सुधर पाए, लेकिन आज के वर्तमान में अभी तक यदि हम कह सकते हैं तो हालत ज़्यादा, हमारे जो संबंध है भारत चीन के साथ और भारत पाकिस्तान के साथ, दोनों ही देशों के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं है। आगे जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति यानी इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्या है। आज हम देखते हैं कि भारत स्पेस में भी अपना काफ़ी नाम दर्ज करवा रहा है। जब हम आज़ाद हुए थे उस समय जो भारतीय प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं, ना ही हथियारों की तरफ और ना ही न्यूक्लियर पॉलिसी की तरफ, क्योंकि उनका मेन मकसद उस समय भारत के जो सामाजिक और आर्थिक विकास था वो ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने उद्योगों पर जोर दिया, कृषि पर जोर दिया, जो आम जनता की लाइफ को सुधार सके। औद्योगिकीकरण की नीति के जो एक परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन वो भी शांति और विकास के लिए, किसी युद्ध के लिए नहीं। आज़ादी के बाद 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 57 के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया और 1967 में पहला केंद्र खोला गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। प्रारंभ में जो है भारत
आज़ाद हुआ उस समय भारत की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हथियारों या परमाणु उस पर खर्च कर सके। इसलिए शुरू से ही भारत गुटनिरपेक्ष व निशस्त्रीकरण की नीति अपनाता रहा। गुटनिरपेक्ष ताकि किसी भी गुट में शामिल ना होने पड़े और ना ही हथियारों में किसी तरह का कंपटीशन हो, और जो शस्त्र हैं उन पे भी एक तरह से कम किए जाए या बैन किया जाए। लेकिन जब 62 में भारत पर चीन ने अचानक आक्रमण कर दिया, उस समय भारत की आंख खुली और भारत को भी समझ आने लगा कि कहीं ना कहीं हमें भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना पड़ेगा। 1962 में भारत पर आक्रमण हुआ चीन के द्वारा, भारत की हार हुई। उसके साथ ही 64 के अंदर 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। उससे भारतीय जो लीडर्स थे वो और ज़्यादा दहल गए, क्योंकि वो अभी युद्ध का खामियाजा भुगत के ख़त्म ही किया था। उसके साथ ही उन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया। उसके साथ ही 65 और 71 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। दोनों युद्धों में हालांकि भारत को विजय मिली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये विचार करने वाला टॉपिक था कि हमें भी परमाणु नीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों एक दूसरे के साथ थे और चीन परमाणु संपन्न राष्ट्र था। इसलिए भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि हमें भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना पड़ेगा, और जिस पर आगे फिर काफ़ी काम किया गया, जिससे कि आज भारत परमाणु संपन्न राष्ट्रों की गिनती में आ चुका है। भारत परमाणु हथियार बनाकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना चाहता था, शक्तिशाली बनना चाहता था, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। क्योंकि ये चीज़ वो जब चीन से हारा था उस दौरान सीख चुका था कि कोई भी राष्ट्र किसी की हेल्प नहीं कर सकता जब तक हम खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे। इसी दौरान भारत ने 1974 में 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया राजस्थान के अंदर पोखरण नामक जगह, जिससे ये सिद्ध हो गया कि जो भारतीय वैज्ञानिक है उन्हें भी उच्च स्तरीय वैज्ञानिक तकनीकी प्राप्त कर ली है। यानी भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो भी तरक्की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुनिया के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 के अंदर बनी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस दौरान वर्ल्ड में काफ़ी बर्बादी हुई थी। जापान एक तरह से बर्बाद हो चुका था। इस तरह से सभी देश ये सोचने पर मजबूर हुए कि कहीं ना कहीं हथियार, चाहे वो परमाणु हथियार है चाहे नॉर्मल हथियार है, वो मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए नुकसानदायक है। इसलिए परमाणु युद्धों पर बैन करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी, ट्रीटी। 1968 के अंदर इसमें 11 धाराएं थी और ये 25 वर्ष के लिए बनाई गई थी, जिस पर काफ़ी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 1996 के अंदर CTBT लाई गई। ये संधि भी एक तरह से परमाणु हथियारों पर एक रोक थी, जिसे कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता है। इसके अंदर 178 देशों ने भाग लिया, हस्ताक्षर किए, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत ये मानता था कि ये संधि भेदभावपूर्ण है। एक तरह से जो अविकसित देश थे या विकासशील देश थे उन पे बैन था, लेकिन दूसरी तरफ जो विकसित देश थे वो ये चीज़ें रख सकते थे। भारत को ये अच्छे से एहसास था कि यदि चीन जैसा पड़ोसी देश हो तो हम बिना परमाणु संरक्षण के नहीं रह सकते, इसलिए भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिया, जिसका खामियाजा उसे कई जगह भुगतना पड़ा। और उसके साथ ही 1998 के अंदर पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसमें एक साथ 5 परमाणु परीक्षण किए गए, और भारत ने दिखा दिया कि भारत भी परमाणु क्षमता से पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी भारत ने साफ किया अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी उसके अंदर कि हम पहले प्रहार नहीं करेंगे और ना ही किसी ऐसे देश पे प्रहार करेंगे जो परमाणु विहीन हो, यानी जिनके पास परमाणु क्षमता नहीं है। भारत के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, जिसमें चीन ने मदद की, और दोनों देशों के परमाणु परीक्षणों से नाराज होकर अमेरिका ने दोनों देशों पर सैनिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जो 1990
तक चले और 99 के अंदर दोनों देशों से प्रतिबंध हटाए गए। भारत में परमाणु अलगाववाद का अंत, यानी जब परमाणु परीक्षण किया था भारत ने 1998 के अंदर, तो उसके अंदर एक तरह से अलग थलग पड़ गया था। लेकिन जब 90 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूरे वर्ल्ड की राजनीति में ही काफ़ी बदलाव आए, क्योंकि जो शीत युद्ध का दौर था वो ख़त्म हो गया था। अमेरिका को टक्कर देने वाला देश कोई नहीं बचा था। अब अमेरिका सोवियत संघ की बजाय चीन को अपना दुश्मन देश मानने लगा था, और कहीं ना कहीं विश्व में ये जिक्र किया जा रहा था कि सोवियत संघ की जगह अमेरिका को चुनौती देने वाला अब चीन बन रहा है। इसके चलते चीन को संतुलित करने के लिए, चीन को कंट्रोल लाने के लिए भारत से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करने लगा अमेरिका, क्योंकि भारत उसमें मध्य में पड़ता था। परिणाम स्वरूप भारत और चीन का नशोरी, भारत व अमेरिका के बीच 2008 में एक परमाणु सहयोग समझौता बना, जिसके दौरान अमेरिका भारत को परमाणु जो यूरेनियम, थोरियम, वो सब चीज़ें सप्लाई करेगा। इस प्रकार से 34 वर्षों से जो चला आ रहा था अलगाववाद, वो ख़त्म हुआ और भारत और अमेरिका के संबंधों में कहीं ना कहीं सुधार आने लगा। इसके बाद भारत ने रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया व जापान आदि देशों के साथ भी समझौते किए ताकि वे चीन को किसी तरह रोक पाए। भारत ने अनौपचारिक रूप से 17 अगस्त 1919 को भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो घोषित की, और उसमें आने वाले जो आगामी चरण थे वो बताए। पहला जो इसमें आता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल व्यवस्था, जो कि 1987 में अस्तित्व में आई, और इसके दौरान एक तरह से मिसाइलों पर रोक लगाना था, और भारत को इसकी सदस्यता 2016 में मिली। सेकंड जो आता है इसके अंदर परमाणु आपूर्ति समूह, इसमें 48 देश शामिल है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। 1974 में बनाया गया था ये, जो CTBT पर भारत के साइन न करना ही कई जगह रुकावट देता है, और इसी वजह से भारत इसमें शामिल नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया समूह 1985 में बना, जिसमें 41 देश शामिल हैं, और जो नरसंहार हथियार हैं, जो मानव जाति के लिए काफ़ी खतरनाक हथियार है, उनकी खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई। एक तरह से भारत इसका भी सदस्य नहीं है, क्योंकि CTBT पे साइन की वजह से ही ये रुका हुआ है। वैश्नार व्यवस्था, इसमें 33 देश शामिल है। ये 1996 के अंदर अस्तित्व में आया। भारत को इसकी सदस्यता भी प्राप्त नहीं है। इसमें भी चीन ने इसी बात का विरोध किया कि भारत ने CTBT पे साइन नहीं किए, इसलिए वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। इस प्रकार भारत शुरू से ही निशस्त्रीकरण व गुटनिरपेक्ष का समर्थक रहा है, परंतु फिर भी विश्व राजनीति को देखते हुए हमें एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना होगा, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं चीन और पाकिस्तान, वो परमाणु हथियार से युक्त है, इसलिए हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। दूसरे देश के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना होगा। इसलिए भारत न्यूक्लियर पॉलिसी पर आगे भी विचार कर रहा है, आगे भी जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल हो रहा है, जिससे कि वो चीन को जवाब दे पाए। आज के इस टॉपिक में मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ये वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें डाउट्स हो इसमें कोई भी उसमें कमेंट्स में डालिए। थैंक यू।